हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए प्रमुख कवियों से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेके आए हैं। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो देख ले। उसमें हमने छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में बताया था। तो चलिए देखते हैं, दूसरे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। बात करते हैं। तो इनका जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बेगूसराय बिहार में हुआ था। अब बात करते इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 1972 में। उर्वशी के लिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीपी, यूपी टेट, सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उर्वशी के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो किसे दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर जी को। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कब दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में। किसके लिए दिया गया? संस्कृत के 4 अध्याय, एक प्रकार का निबंध है। संस्कृत के 4 अध्याय याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए इन्हें अवार्ड मिल चुका है, पुरस्कार दिया जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इनकी प्रमुख काव्य कौन कौन से थे। तो उर्वशी हमने बताया कि जिसके लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हारे को हरिनाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा की आंखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीपी और शंख, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, रेणुका और हुंकार, ये हम याद रखेंगे। ये क्या है? इनकी प्रमुख काव्य हैं। अब बात कर लेते हैं निबंध की। तो निबंध देखते हैं। शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, भारतीय एकता, अर्धनारीश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर याद रखेंगे। और विवाह की मुसीबतें, विवाह की मुसीबतें, ये भी इनके प्रमुख निबंधों में से एक है। आगे देखते हैं। इन्होंने एक डायरी लिखी थी जिसका नाम था दिनकर की डायरी, और इनका संस्मरण भी था, संस्मरण भी लिखा। क्या लिखा था? मेरी यात्राएं और देवलोक नेहरू, ये इनकी प्रमुख संस्मरण थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में देखते हैं। बहुत ही फेमस हैं। किस लिए फेमस हैं? क्योंकि इन्हें आधुनिक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पितामह कहते हैं। ठीक, इन्हें आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। पहली बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। अधिकतर जो हमारे कवि हुए हैं, लेखक हुए, उनका जन्म वाराणसी में ही हुआ था। और इन्हीं के नाम से भारतेंद्र युग की शुरुआत की गई। ठीक है, इन्हीं के नाम से भारतेंद्र युग की शुरुआत की गई थी। और एक बात और कि इन्हें हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात इनके द्वारा ही किया गया था। इन्होंने सबसे पहले यात्रा वृत्तांत लिखना शुरू किया था हिंदी में। तो चलिए देखते हैं इनके प्रमुख नाटक। बहुत ही फेमस थे। इन्हें ऐसे ही नहीं आधुनिक हिंदी का पिता कहते थे, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सारे नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, मतलब हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था अपना। तो चलिए इनके प्रमुख नाटक देख लेते हैं। अंधेर नगरी बहुत ही फेमस था। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। अगला देखते हैं भारत दुर्दशा, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध नाटक है। और भारत दुर्दशा एक कवि ने और लिखा है, कौन थे वो? प्रताप नारायण मिश्र ने भी भारत दुर्दशा लिखा है। तो ये क्वेश्चन अगर आए ऑप्शंस में, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ना हो तो प्रताप नारायण मिश्र भी सही होगा, क्योंकि उन्होंने भी भारत दुर्दशा लिखा है। अगला देखते हैं नील देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जननी, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। कर्पूर मंजरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवत, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सत्य हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं श्री चंदावली, धनंजय विजय, विद्या सुंदर और रत्नावली। अब बात करते हैं रत्नावली। रत्नावली 3 लोगों ने लिखा है, तो याद रखेंगे 3 लोग कौन कौन से हैं। तो हर्षवर्धन ने भी रत्नावली लिखा है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने तो लिखा ही है, इनकी नाटक ही है, और मैथिली शरण गुप्त जी ने भी लिखा है। तो याद करेंगे रत्नावली की जहाँ बात आएगी वहाँ तीनों के नाम याद आने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक है मुद्रा राक्षस, ये किसकी अगर बात करते हैं संस्कृत में मुद्रा राक्षस पूछा था तो उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हो जाएंगे। अगर बात करता मुद्रा राक्षस नाटक
किसने लिखा? तो इसका जो विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, उसका हिंदी में अनुवाद किया था इन्होंने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। तो ये पूछा था कि मुद्रा राक्षस का अनुवाद किसने किया? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। अब बात करते कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी की रचना तो राजशेखर ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्पूर मंजरी की राजशेखर ने। मगर जो बात करेगी कर्पूर मंजरी नाटक की रचना किसने की? नाटक, जहां नाटक शब्द लग जाए तो किसने की? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु की रचना, नाटक की रचना किसने की? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। ये क्या है? शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का अनुवाद किया है। शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर, उनकी एक नाटक थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसी का इन्होंने अनुवाद किया है। किसने? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। अब इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। काव्य संग्रह कौन कौन से? प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेमाश्रु वर्णन, दशरथ विलाप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। अब चलते हैं इनके निबंध के बारे में देखते हैं। निबंध कौन कौन से थे? तो बादशाह दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगीत सार, सूरदास, देखिए सूरदास के नाम से भी इन्होंने निबंध लिखा है। जयदेव, ये याद रखेंगे। लीलावती, पांचवा पैगंबर, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है काश्मीर कुसुम, बहुत बार पूछा भी जा चुका है काश्मीर कुसुम किसकी निबंध है ना। इसी तरह सूर्योदय। अब बात करते हैं यात्रा वृत्तांत। हमें पता है कि हिंदी में सबसे पहले यात्रा वृत्तांत लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इनकी यात्रा वृत्तांत कौन सी है? सरयू की पार यात्रा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लखनऊ की यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेहदावल की यात्रा, तो ये दोनों हम ज़्यादा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला बात कर लेते हैं इनकी पत्रिकाएं जिसका इन्होंने संपादन किया था। तो इनकी जो संपादन की गई पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा थी, हरिश्चंद्र मैगजीन थी, और बाला बोधनी। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया था कि बाला बोधनी ऐसी पत्रिका थी जो केवल महिलाओं के लिए संपादित की गई थी, केवल महिलाओं के लिए। तो याद रखेंगे केवल महिलाओं के लिए निकाली जाने वाली पत्रिका कौन सी थी? तो बाला बोधनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था झांसी में। जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। अब बात करते, इन्हें हम राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रकवि, क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकवि किसे कहते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त को। अब किसने कहा था राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं, ये खड़ी बोली के कवि हैं और इन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं, काव्य देख लेते हैं। साकेत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और साकेत को हम क्या कहते हैं? आधुनिक युग की रामायण भी कहते हैं। साकेत को हम आधुनिक युग की रामायण कहते हैं। दूसरा भारत भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत भारती भी। यह प्रथम राष्ट्रीय रचना थी, प्रथम राष्ट्रीय रचना थी, इसीलिए तो इन्हें राष्ट्रकवि कहा गया, ठीक है। अगला देखते हैं यशोधरा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इनकी सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है हमेशा। तो देखेंगे यशोधरा, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, सिद्धराज, द्वापर भी इंपॉर्टेंट है, किसान, नहुस, विष्णुप्रिया, पंचवटी, रंग में भंग, जय भारत, प्रदक्षिणा, झनकार, स्वदेश संगीत, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनकी अनुवादित काव्य देख लेते हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। तो प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, इनका इन्होंने अनुवाद किया है। अब इनके कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम क्या था? हेमंत। इनकी पहली पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी उसका नाम था हेमंत। अब बात कर लेते हैं गुप्त ने जो साकेत लिखा था जिसे हम आधुनिक युग की रामायण कहते हैं, उसमें कितने सर्ग हैं? तो कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। ये क्वेश्चन यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। चलिए अब देखते हैं प्रेमचंद के बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हमें पता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ज़्यादातर जो कवि थे उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, तो इसीलिए इनका भी जन्म वाराणसी में ही हुआ था। अब बात करते हैं इनका प्रेमचंद जो नाम है ये मूल नेम नहीं है इनका। इनका मूल नाम हम जानते क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। इनका मूल नेम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव।
और इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता था। तो हम याद रखें कौन कौन से नाम थे इनको। नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद्र, उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, भारत का मैक्सिम गोर्की, ये सभी नाम से इनको जाना जाता था। इनके अन्य नाम थे। अब बात कर लेते हैं उपन्यास के बारे में। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से थे। तो गोदान, गबन, रंगभूमि निर्मला, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, कायाकल्प प्रेमा और वरदान इनके प्रमुख उपन्यास थे। और भी इनके उपन्यास थे। अब ये देख लेते हैं। रूठी रानी इनकी उपन्यास थी, जो कि एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास थी, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास थी। कौन सी? रूठी रानी। अब बात करते हैं मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र के बारे में बात करते हैं। ये अंतिम रचना थी इनकी अंतिम उपन्यास और अपूर्ण उपन्यास थी। क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद्र की अपूर्ण उपन्यास कौन थी। तो मंगलसूत्र, जो कि सबसे अंतिम भी थी। अब बात करते हैं सोजे वतन। ये इनकी ऐसी उपन्यास थी जिससे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंग्रेजों ने किस उपन्यास को जब्त किया था। तो सोजे वतन को। अब बात कर लेते हैं इनकी कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह कौन कौन सी थी। नमक का दरोगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल फीता, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सप्त सरोज, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम पंजगी, प्रेरणा, ये सब प्रेम से ही बने हैं। प्रेमचंद्र और प्रेम से इनकी रचनाएं भी ज़्यादातर हुई थी। ठीक है। सप्त सुमन और समर यात्रा। ठीक। अगला बात कर लेते हैं इनकी प्रतिनिधि कहानियां थी जो प्रमुख। शतरंज के खिलाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। शतरंज के खिलाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। और पंच परमेश्वर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे भी याद रखेंगे। सवा शेर गेहूं, माता का हृदय, ठाकुर का कुआं और इस्तीफा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजान भगत, बहुत अच्छी कहानी है। बेटों वाली विधवा, पूस की रात, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूस की रात, नशा, कफन, ईदगाह, ईदगाह हामिद की कहानी थी, तो याद रखेंगे, ये भी इन्हीं की है। प्रेम, प्रमोद, बड़े भाई साहब, होली का उपहार और आत्माराम, ये इनकी कहानियां थी, प्रसिद्ध कहानियां, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो उनको हम याद रखेंगे मेन। जैसे शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर हो गया, ठाकुर का कुआं और पूस की रात, कफन और ईदगाह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम जरूर याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ फैक्ट की। तो प्रेमचंद जी पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे, कुछ भी लिखते थे नवाब राय के नाम से, ये सबसे पहले रचनाएं लिखते थे। अब बात कर लें, पहले तो नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर प्रेमचंद के नाम से कब लिखना शुरू किया। तो प्रेमचंद के नाम से पहली जो कहानी थी इनकी ममता थी, जिसमें प्रेमचंद के नाम से इसकी रचना इन्होंने की थी। सबसे पहले प्रेमचंद के नाम से कौन सी रचना की थी, कौन सी कहानी की थी, तो ममता, तो याद रखेंगे। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद रचनाओं की तीसरी वीडियो हम जरूर लेके आएंगे।